नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग तो ईरान के साथ शुरू की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज करने की कसम खाई थी, लेकिन आज की तारीख में आलम यह हो चुका है कि ट्रंप की रिजीम खतरे में है और ट्रंप के सामने दुश्मनों की फौज खड़ी हो गई है। ट्रंप चौतरफा गिर चुके हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जो ट्रंप के खिलाफ तलवार खींचे तैयार है। अमेरिका के सबसे जिगरी दोस्त रहे सऊदी अरब और यूएई ने भी बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर अगला हमला हुआ तो वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। उधर अमेरिका के पड़ोस में क्यूबा ने विध्वंसक हथियारों का जखीरा जमा कर दिया है। क्यूबा अब ईरान के समर्थन में रेडी टू अटैक मोड में है। चारों तरफ से मुंह की खाने के बाद ट्रंप का ईरान पर हमले का असली मकसद चीन की तेल सप्लाई को रोकना था, लेकिन वो प्लान भी धड़ाम हो गया है, क्योंकि रूस ने चीन को दे दिया है बहुत बड़ा तोहफा कि बीजिंग को जितना तेल चाहिए होगा उतना तेल सप्लाई करेगा मॉस्को। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू की थी चीनी तेल को रोकने की, जो तेल ईरान से निकलकर चीन पहुंच रहा था, उसका भी बंटाधार पुतिन ने कर दिया। ट्रंप हार रहे हैं, ट्रंप के दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और महाशक्ति अमेरिका का दबदबा खत्म होने की कगार पर है। तो क्या ट्रंप का घमंड अमेरिका की सुपर पावर की गद्दी छीन लेगा? और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मनों की फौज खड़ी कर ली है, दिखाएंगे आपको खबर विस्तार से और करेंगे इस पर चर्चा। दुनिया से अमेरिकी दादागिरी का अंत होने वाला है। ईरान से पंगा लेना सुपर पावर अमेरिका के लिए इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। मिडिल ईस्ट से लेकर रूस, चीन से लेकर क्यूबा तक ट्रंप ने ऐसे दुश्मनों की लिस्ट खड़ी कर ली है जिससे अमेरिका का दबदबा तबाह हो जाएगा। एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसने ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ट्रंप ने जिस ईरान को घुटनों पर लाने के लिए जंग का दांव खेला था, आज उसी दांव ने ट्रंप के खिलाफ दुश्मनों की फौज खड़ी कर दी, जिसकी कल्पना खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की थी। और सबसे बड़ा झटका दुश्मन ने नहीं बल्कि अमेरिका के उन जिगरी दोस्तों ने दिया जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर चलते थे। सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका के खिलाफ वो चक्रव्यूह रचा जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मुंह के बल गिर पड़े हैं। अब जरा एक एआई वीडियो पर नजर डालिए, देखिए कैसे पावर शिफ्ट हो रहा है। जो कभी ईरान के दुश्मन हुआ करते थे वो अब ईरान के साथ आ रहे हैं। उन्हें पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी है। यूएई, सऊदी, क्यूबा तक ईरान से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं और ये सब मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ट्रंप के साथ यही हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दो सबसे मजबूत स्तंभ सऊदी और यूएई, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट के बाद इन दोनों ने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया। सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ईरान पर आगे कोई अटैक होता है तो अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका तैयार है। दरअसल सऊदी और यूएई ने सीधे तौर पर हथियार तो नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका के हाथ पैर बंधने लगे हैं। यूएई, सऊदी ने कैसे अमेरिका को झटका दिया है यह समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये अमेरिका के बहुत क्लोज अलाई माने जाते रहे। 1979 तक ईरान भी अमेरिका का अलाई था, लेकिन 79 के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने अपनी राहें अलग कर ली। सऊदी अरब और यूएई ने 24 घंटे में दो बड़े फैसले लिए। पहला, सऊदी और यूएई ने अमेरिकी ट्रेजरी से अपनी जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी। दोनों देशों ने मिलकर 15 अरब डॉलर की जमा पूंजी निकाल ली है। सऊदी ने मार्च में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में हिस्सेदारी 10.8 बिलियन डॉलर घटा दी। अब ट्रेजरी में सऊदी के हिस्से का 149.6 बिलियन डॉलर मौजूद है। यूएई ने 5.8 बिलियन डॉलर की जमा पूंजी निकाल ली। अमेरिकी कोष में बतौर जमा पूंजी यूएई का हिस्सा अब 114.1 बिलियन डॉलर का बचा है। दूसरा झटका, सऊदी और यूएई ने ईरान पर हमले का विरोध किया है। ट्रंप का कहना है कि वो हमले से सिर्फ 1 घंटे दूर थे। यूएई और सऊदी के विरोध के कारण फैसला बदलना पड़ा। मिडिल ईस्ट में सऊदी और यूएई अमेरिका का पुराना सहयोगी रहा है और तेल के खेल में बड़ा साझेदार। सऊदी अरब और यूएई के साथ छोड़ने का सीधा मतलब है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबे को चुनौती।
अगर अमेरिका को ईरान पर हमला करना है तो मिडिल ईस्ट का साथ आना जरूरी है, क्योंकि हजारों मील दूर बैठकर अमेरिका यह जंग नहीं लड़ सकता है, जो सैन्य तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण है, बेहद खर्चीला भी है और खतरनाक भी है। ट्रंप इस बगावत से गहरे तनाव में है, क्योंकि खाड़ी के इन देशों के बिना मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हैसियत एक कागजी शेर जैसी रह जाएगी। ट्रंप से सऊदी अरब और यूएई नाराज है, इसकी वजह इजराइल भी है, क्योंकि ईरानी हमले से बचाने के बजाय ट्रंप ने इजराइल की सेफ्टी को प्राथमिकता दी। अब ट्रंप नेतन्याहू को लेकर क्या कह रहे हैं वो आप जरा सुन लीजिए। He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू से जो वो कहेंगे नेतन्याहू वही करेंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि जो नेतन्याहू कह रहे हैं वही ट्रंप कर रहे हैं। मुसीबत सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। अमेरिका के पड़ोस में महज कुछ 100 मील की दूरी पर मौजूद क्यूबा ने ईरान के समर्थन में तलवारें खींच ली हैं। इतिहास गवाह है कि क्यूबा और अमेरिका की दुश्मनी दशकों पुरानी है, लेकिन इस बार क्यूबा का रुख बेहद आक्रामक है। यह बात अलग है कि क्यूबा बहुत कमजोर मुल्क है, आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है, लेकिन क्यूबा कह रहा है कि अगर अमेरिका ने क्यूबा की तरफ नजरें टेढ़ी की तो अमेरिकी सैनिकों के खून से वो क्यूबा की सड़कों को रंग देंगे। तो क्यूबा ने भी अमेरिका को घेरने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अमेरिका कम्युनिस्ट देश क्यूबा के पीछे इन दिनों हाथ धोकर पड़ा हुआ है और अब क्यूबा अमेरिका की फील्डिंग सेट करने की कोशिश में है। क्यूबा ने 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं। क्यूबा 2023 से रूस और ईरान से लगातार हमलावर ड्रोन खरीद रहा है। ईरान से अलग अलग क्षमता वाले ड्रोन खरीद रहा है। ईरान के साथ मिलकर हमले का प्लान भी क्यूबा बना रहा है। खबर तो यह भी है कि IRGC के कुछ माहिर अधिकारी और कमांडर्स इस वक्त क्यूबा में हैं, क्यूबा की आर्मी के साथ, और यूएस के ग्वांतानामो बे सैन्य अड्डे और नौसेना के जहाजों पर हमले की प्लानिंग की जा रही है। फ्लोरिडा जैसे इलाकों पर हमले की योजना पर भी चर्चा की जा रही है। क्यूबा इस समय रेडी टू अटैक मोड में है। अगर ईरान पर फिर अमेरिकी दबाव बढ़ता है तो क्यूबा के सहारे एक नया मोर्चा खोला जा सकता है। ट्रंप के लिए स्थिति 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट की याद दिलाती है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक मकसद था। अमेरिका चाहता था कि ईरान को निशाना बनाकर चीन की लाइफलाइन यानी उसकी तेल सप्लाई को भी ठप कर दिया जाए। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर ईरानी तेल पर निर्भर करता था और डोनाल्ड ट्रंप को लगा था, डोनाल्ड ट्रंप का गणित था कि जैसे ही चीन का तेल कट ऑफ होगा, बीजिंग घुटनों पर आ जाएगा, ईरान भी घुटनों पर होगा। लेकिन यह प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो गया। अमेरिका के इस दाव को फेल करने के लिए खेल में एंट्री हुई दुनिया के सबसे माहिर खिलाड़ी व्लादिमीर पुतिन की। जैसे ही ईरान से चीन की तेल सप्लाई में बाधा आई, वैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए बीजिंग। बीजिंग पहुंचकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रंप का मकसद अगर चीन के तेल को रोकना है, चीन की एनर्जी सेक्टर को चोट पहुंचाना है, ईरान से चीन की ऊर्जा सप्लाई चेन को तोड़ना है, तो मॉस्को चीन को इतना तेल देगा जिसकी कल्पना भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की होगी। यह पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है, चीन को घेरने की, अमेरिकी रणनीति को नाकाम करने की, रूस चीन के बीच मजबूत होती ऊर्जा साझेदारी की, ग्लोबल ऑयल मार्केट में अमेरिकी दबदबे को खत्म करने की। और रूस ने यह बात सिर्फ चीन से नहीं कही है, रूस ने यह बात भारत से भी कही है कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता ना करें, यानी कि हिंदुस्तान अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता ना करे। और अगर वो रूस से तेल खरीदना चाहते हैं तो रूस ये सुनिश्चित करेगा कि हिंदुस्तान को भी निर्बाध ऑयल सप्लाई जारी रहे, चाहे जितनी मात्रा में तेल की जरूरत है। इसके लिए अमेरिका को आपको ठंडे बस्ते में डालना होगा। और रूस के इस फैसले से, पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक से क्या हुआ? जंग का नतीजा यह हुआ कि वैश्विक मोर्चे पर
डोनाल्ड ट्रंप की साख मिट्टी में मिल गई, उनकी रणनीति धराशायी हो गई। कल तक जो देश अमेरिका के इशारे पर नीतियां बदल लेते थे, वो आज खुलकर वॉशिंगटन को आंख दिखा रहे हैं। रूस, चीन, ईरान, क्यूबा, सऊदी, यूएई जैसे देश एक तरफ नजर आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर देश ब्रिक्स के हिस्से में भी आते हैं और इसी साल ब्रिक्स समिट भी होनी है, वो भी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और ये इस बात का सबूत है कि दुनिया से अमेरिकी दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है और एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। दुश्मनों की फौज पुतिन का मास्टर स्ट्रोक और नाकाम होते ट्रंप। क्या यही है ईरान जंग की कहानी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। किरोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल माथुर जी से है। माथुर जी, जिस चीन के तेल को कट ऑफ करने निकले थे डोनाल्ड ट्रंप, उस चीन को पुतिन ने भरोसा दे दिया कि आपको जितना तेल चाहिए मॉस्को यह सुनिश्चित करेगा कि आपको उतना तेल मिलता रहे। और दूसरी तरफ सऊदी और यूएई जैसे देश भी अब आंखें तरेर रहे हैं। माथुर सर, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, अभी हाँ बोलिए। हाँ विवेक, थैंक यू। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। बिल्कुल आवाज, हाँ बिल्कुल आवाज मिल रही है। देखिए, आपने आपका जो प्रोमो था बिल्कुल बहुत सटीक आकलन है। आपको दो बातें मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो रशियन ऑयल की बात हो रही है, ये जो साइबेरियन ऑयल की जो पाइपलाइन से वो ऑयल सप्लाई हो रहा है, वहां एक और पाइपलाइन बनाने का प्रपोजल है और वो उस पाइपलाइन का कमीशन होते पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि चीन को भी इसमें कोई सोच विचार करने की जरूरत है। देखिए, जिस प्रकार से उन देशों का हश्र हुआ है जो पूरी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए उस पर निर्भर थे, वही हाल अगर चीन का भी एक ही जगह से लगातार सारा तेल आना शुरू हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा परसेंटेज उसकी निर्भरता रशिया के ऊपर हो जाएगी, तो वो भी उनके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा खुशनुमा सिचुएशन नहीं होगी। ये बात हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है और ये चीज चीन समझता है और इसलिए वो उस जो दूसरी पाइपलाइन की परियोजना है उसके ऊपर जंप मार करके एकदम से उसके ऊपर आगे बढ़ नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो चीन का जो अगर चीन अपना सारा तेल रशिया से लेना शुरू कर देगा तो ये ईरान के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। आप ये समझिए बात को कि जो आज की तारीख में ईरान का 90% तेल जो है वो चीन के पास जा रहा है और अगर चीन को उसका एक अल्टरनेटिव मिल गया तो फिर ईरान का जो तेल है वो उसका एग्जिट कहां पर आपको मिलेगा। ईरान वैसे ही बहुत ज्यादा दबाव में है आर्थिक रूप से और ये जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है उससे बहुत ज्यादा ईरान को नुकसान हो रहा है। और ये बात विवेक मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल पे भी, ईरान को सामरिक तौर पे बहुत ज्यादा उन लोगों ने नुकसान कर दिया है। देखिए, ये बात हमको समझने की जरूरत है कि आज जो ईरान की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी कुछ परेशानी होने की संभावना बढ़ती जा रही है। ये जो जनवरी में प्रदर्शन हुए थे वो प्रदर्शन 40% इन्फ्लेशन के खिलाफ हुए थे। आज वही इन्फ्लेशन थ्री डिजिट में जाकर के बैठ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो बात हम कर रहे हैं जज्बे की और इन सब चीजों की, इसको एक बार एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। अब आपने कहा कि अमेरिका का सुपर पावर का वो जो ऑरा है वो समाप्त होने वाला है, होने वाला नहीं है। मुझे लगता है वो समाप्त हो चुका है। ईरान अमेरिका की जो सुपर पावर और आर्थिक सुपर पावर और मिलिट्री सुपर पावर की जो 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 इमेज थी उसको इतना जबरदस्त डेंट लगा है, इसका कोई शक नहीं है। उसकी मैं वजह पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर आप देखें क्या होता है कि आपकी जितनी शक्ति है, जितनी आपकी सैन्य आपके पास ताकतें हैं, वो कितनी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क पड़ता है कि उसमें से आप क्या पोर्शन पॉइंट ऑफ डिसीजन पर ला करके
अप्लाई कर सकते हैं। आप अमेरिका के पास 15 लाख सेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस 15 लाख में से वो जहां पर युद्ध हो रहा है अबे कितने लोग ला करके वहां पर उनको अप्लाई कर सकता है, ये चीज जो होती है वो इस चीज को डिसाइड करती है। और इसीलिए जब सऊदी अरब ने और यूएई ने मना किया, उनको उनको इनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि उनके बगैर ईरान के ऊपर मिलिटरीली हमले करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर मैं बताता हूं विवेक कि अमेरिका की शक्ति इतनी ज्यादा उनके पास पावर है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो पावर हो या और किसी प्रकार के जो उनको जो एयरफोर्स है, उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, बहुत ज्यादा नुकसान वो पहुंचाने की अभी भी क्षमता रखते हैं। उसके अलावा ब्लॉकेड इफेक्टिव है, ईरान भी सफर कर रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका, एक मिनट विवेक, जो अमेरिका सफर कर रहा है, अमेरिका की उसको जज्ब करने की ताकत अमेरिका में है अभी भी, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। लेकिन जो ईरान का नुकसान हो रहा है उसको हमें देखना पड़ेगा, और किस हद तक ईरान जा सकता है ये देखने की आवश्यकता है। बातचीत एकमात्र जरिया है जिससे कि इसका कोई अंत आपको होता हुआ अगर नजर आएगा तो होता हुआ नजर आ सकता है, अन्यथा बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब हो रही है। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे चरमरा रही है, और इसका से क्या रास्ता निकला है। जिनपिंग ने तो बाकायदा वार्न कर दिया है कि दुनिया भर में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी अगर होर्मुज नहीं खुला। कैप्टन श्याम कुमार, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। विवेक जी, कई बातें झूठी हैं ये लोगों ने फैलाई हैं, मैं कहता रहता हूं, अब से फिर से कहूंगा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि अमेरिका जो चाइना गया है तो एक ट्रांजिएंट मैन्यूवर है, और कई बातें कारपेट के अंदर होंगी, कुछ खास निकलकर विजिट से नहीं आएगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैंने नैना जी को भी कहा और आपको भी कहा। तो मान के चलिए कि जो विजिट थी वो एक कमर्शियल पैरेलल विजिट, एक ओपनिंग डोर ऑन द डिफरेंट लेवल। इसका वार से कोई खास ताल्लुकात इतना ही है कि चाइना प्लीज हमारी ब्लॉकेड पे नजर उठाकर मत देखना, हमें जो ईरान के साथ करना है हम करेंगे। तुम्हारी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट, कई लोगों ने उस समय बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि ये विजिट जो है ईरान पे अटैक हुआ है चाइना को काटने के लिए, चाइना को मारने के लिए। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अब वो चाइना को कह के आ गया कि तुम रशिया से तेल लो, ब्लॉकेट की तरफ आंख उठा के मत देखना, और रशिया को भी कह चुका है पहले उधर मत आना। तो ये पिछले कई दिनों से जब ब्लॉकेट लगा है, क्या हिम्मत है चाइना को ब्लॉकेट को चैलेंज करने की? नहीं, कोई शिप्स नहीं आ रहा उनका वहां, कोई दुबई, उनके टास्क फोर्स के शिप्स पेट्रोल करते हैं ओमान की खाड़ी में, अभी तो कोई भी मौजूद नहीं है। जनरली कोई रिपोर्ट नहीं है चाइना के टास्क फोर्स, जो 3 शिप्स डिस्ट्रॉय होते हैं उनके वहां, जिबूती से निकल के वहां घूमते रहते हैं एंटी पैरासी पेट्रोलिंग में। और रशिया ने भी एक्सरसाइज किया था चाइना और ओमान के खाड़ी में, अभी कोई नहीं है। कौन है? चार्ल्स डिगोल, इटली के माइन स्वीपर्स, ऑस्ट्रेलिया का सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट पीएटआई, ओके, आपके ग्रीस, नीदरलैंड, ये सब कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? और ये यूएई ने और यूएई और सऊदी अरेबिया ने कहा कि अभी लड़ाई मत करो। क्यों नहीं, क्यों कहा? टाइम पास करना है ना। जैसा आपने सुना मेजर जनरल माथुर को, बहुत बड़ा नुकसान होगा जितना टाइम जाएगा, ईरान उतनी तरह से सामरिक रूप से क्षति झेल रहा है। जुगुलर वेन, कैचिंग द नेक बाय जुगुलर वेन। अरे भाई, ग्लैमरस लड़ाई नहीं हो रही है कि रोज 2-4 मिसाइल गिरेगी तभी न्यूज बनेगी। ऐसे भी मान के चलिए, न्यूज ऐसे भी बननी चाहिए ना, ये नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है ना, ऐसे भी न्यूज बनती है ना। ये लड़ाई मिसाइल की नहीं होगी, जरूरत नहीं है ना। अब क्या होगा, ये भी प्लान आपको मैंने कहा हुआ है। यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस पीस कीपिंग मोड में आ रही है, वो रक्षा करने आ रही है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए। इसलिए यूएई और सऊदी अरेबिया ने अपने पैसे निकाले हैं, वो कमर्शियल मामला है, सबको एक साथ नहीं घुसाएंगे हम कि इतने डॉलर बॉन्ड निकाल लिए, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको छोड़ देते हैं एक तरफ। बात करते हैं यहाँ की, तो चाइना को कह दिया तुम तेल ले लो, और ईरान को कह रहा अभी अटैक नहीं करेंगे, टाइम पास हो रहा है। सऊदी अरेबिया का बहाना मार दिया कि ये कह रहे हैं कि युद्ध में क्षति हो जाएगी इसलिए अटैक मत करो, टाइम पास करो। फिर 20 तारीख को करेंगे, 21 तारीख को करेंगे, आज के वार्निंग, 3 दिन का वार्निंग उन्होंने फिर दे दिया, फिर बढ़ा देंगे वार्निंग को।
प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद कर दिया एक दिन के बाद। ये क्या तमाशा है? आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि ये क्या तमाशा है। ये ऐसा क्यों करता है अमेरिका? ये स्लो वॉर पे कैसे पकड़ के उसने उनके 35 बिलियन जो उनके बिलियन बैरल्स जो पर डे एक्सपोर्ट होते हैं वो नहीं जा पा रहे। 40 शिप निकले हैं 3 हफ्ते में, 112 शिप पर डे निकलते थे, 40 शिप निकले। और अब तो उसने एक प्रॉपर अथॉरिटी लगा दी, टॉल के लिए कह दिया। और हाँ। उसके ऊपर डिप्लोमेटिकली, लेकिन एक सेकंड जी, जस्ट एक सेकंड, हाँ, उसके ऊपर डिप्लोमेटिकली यूनाइटेड नेशन में यूएस और बहरीन ने जो, कतार ने जो रेजोल्यूशन डाला है उस पर 2/3 मेजॉरिटी से वो पास हो जाएगा कि ईरान का ये अथॉरिटी बनाना और हॉर्मुज पे टॉल लगाना गलत है। जो आपका प्रश्न था मुझसे कि हॉर्मुज तो जबरदस्ती खुलवाएंगे ये देश मिलके, अमेरिका को जरूरत ही नहीं है बोलने की। अब कैसा पासा फेंका है उसने? अब वहां पे वो डिप्लोमेटिकली लेकिन भी सर 3 महीने होने वाले हैं। अगर अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है तो उसको तो होर्मुज खुलवा लेना चाहिए था। किरोड़ी सिंह जी, आप इस पर क्या कहेंगे? आज से अपनी रिपोर्ट दी और बहुत ही कम समय में बहुत चीजें एक्सप्लेन कर दी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दोनों सवालों के जवाब आपने अपनी रिपोर्ट में दिए, लेकिन क्यों हो रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले हफ्ते 2 मीटिंग हुई, एक ब्रिक्स की नई दिल्ली में, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों से। बिल्कुल, वहां कोई कंसेंसस नहीं बनी, कोई जॉइंट कम्युनिके नहीं आया। दूसरी प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई बीजिंग में, वहां भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और अब बीजिंग में पुतिन और शी जिनपिंग की मीटिंग हो रही है और यूनाइटेड नेशंस में भी इस हफ्ते सिक्योरिटी काउंसिल में होगा। सिक्योरिटी काउंसिल में कोई निर्णय नहीं होगा क्योंकि रशिया और चाइना वहाँ वीटो करेंगे, तो वहाँ भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और पुतिन और शी जिनपिंग की है वो, उनमें मेन चीज ये है कि दोनों मिलके जॉइंटली दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसमें अपना प्लेस कैसे सिक्योर करें और जो अमेरिका सुपर पावर है उसको काउंटर कैसे करें, उनका पर्पज अलग है। तो ये स्थिति जब दुनिया की बन रही है तो अमेरिका क्यों इसमें आया? देखिए, नेतन्याहू ओबामा को काफी कन्विंस करने की कोशिश की और उसके साथ साथ बाइडेन को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि आप किनेटिक एक्शन लो ईरान के अगेंस्ट में। दोनों तैयार नहीं हुए। अब वो लंबे समय से ये तैयारी कर रहे थे नेतन्याहू की किसी न किसी रूप में ट्रंप को इसमें लिया जाए। और जो उन्होंने फरवरी में प्रेजेंटेशन दिया सिचुएशन रूम में, उसमें एक मिलिट्री ऑप्शन दिया कि इस तरीके से हम मिलिट्री एक्शन लेंगे और ईरान 2 दिन में कोलैप्स हो जाएगा और हम ईरान के तेल पे कब्जा भी कर लेंगे, ईरान में सरकार भी बदल देंगे, नई सरकार बन जाएगी, वो हम चाहेंगे वैसे चलेंगे। वो फेल हो गया। 3 स्टेज में सफल रहा, 4थी स्टेज में वो फेल हो गया। तो अब ट्रंप आ तो गए उसके मिलिट्री एक्शन में, लेकिन सामान्यतः अमेरिका में वहाँ का पेंटागन है, विवेक, बहुत बड़ा ऑफिस है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। और वहाँ वो कैलकुलेट करते हैं हर चीज की। कोई भी एक्शन अमेरिका लेता है दुनिया में कहीं, तो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो अमेरिका के फेवर में होगा या नहीं होगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस फाइनेंशियल टर्म्स में ही नहीं, पॉलिटिकल टर्म्स में, डिप्लोमेटिक टर्म्स में, अमेरिका की सुप्रीमेसी बनाए रखने के टर्म में। तो मुझे लगता है कि पेंटागन में भी उस समय डिफरेंसेस थे जब ट्रंप ने यह डिसीजन लिया वार का, और ट्रंप की टीम है उसमें भी डिफरेंसेस थे। जेडी वेंस एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन जेडी वेंस ने अल्टीमेटली ये कहा कि अगर आप एक्शन लेते हैं तो मैं साथ हूं, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जेडी वेंस का ऐसा मानना है कि अमेरिका की लीडरशिप है दुनिया में अनकंटेस्टेड नहीं है, इसलिए अमेरिका को वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक अपना प्रभाव सीमित कर लेना चाहिए। दुनिया बदल रही है, लेकिन वो जो रूबियो हैं वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हेगसेथ है, इस तरह की जो टीम है उसमें मुझे लगता है क्रिश्चियन जियोनिस्ट आइडियोलॉजी है, बड़ी प्रभावशाली है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप को ट्रैप कर लिया नेतन्याहू ने। अब ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि मैं इससे निकलूं कैसे, और निकलने के लिए उन्होंने जंग के बाद में पहली बार ब्रॉडकास्ट टू द नेशन को एड्रेस किया, तो उन्होंने ये कहा कि होर्मुज से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, होर्मुज हमारा तो 0 ऑयल जाता है, जिनको नुकसान हो रहा है वो खुलवाएं। दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि रशिया का ऑयल ले सकते हैं, कोई सैंक्शन नहीं है। तो रशिया की इकोनॉमी जो अमेरिका का राइवल है,
फरवरी तक बिल्कुल कोलैप्स होने की स्थिति में थी, वो मार्च और अप्रैल में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है उससे। तो ऐसी स्थिति में जो राइवल है उसको आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया। ईरान में आप निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका पावरफुल है मिलिट्रीली, अमेरिका के पास इतना पावर है कि ईरान को तबाह कर सकता है, लेकिन पावरलेसनेस, पावर को रियलाइज कराने का काम जो ईरान ने किया है उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ईरान की जो रणनीति है वो मार्वलस है। उन्होंने मिलिट्री में क्या है, इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर होता है, जो मिलिट्री वाले सर हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ईरान ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की वो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटेजी है, जो मिलिट्री में नॉर्मली नहीं होता है। दूसरा यह है कि इस वार को अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए बहुत कॉस्टली बनाने की स्ट्रेटेजी थी। तीसरा यह कि वहाँ की कल्चर में जो जुनून है शहादत का वो बहुत बड़ा है। तो जो ईरान में विरोध करने वाले थे वो भी अभी ईरान की सरकार के साथ हो गए हैं। तो ईरान जो जंग से पहले की स्थिति थी, फरवरी के 27 फरवरी को स्थिति थी, उससे कहीं ज्यादा अच्छी पोजीशन में है बार्गेनिंग करने के लिए। अब ट्रंप साहब निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो यह है कि वो समझौता भी चाहते हैं। अब लास्ट में उन्होंने 5 पॉइंट का एक समझौते का वो प्रपोजल भी दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ धमकी भी दे दी। इस तरह से समझौता नहीं होता। आप धमकी मत दीजिए, आप कहिए ये मेरा प्रपोजल है। धमकी देने का मतलब ये है कि आप तो एक्सेप्ट कर लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। तो देखिए, जब तक कोई देश हारता नहीं है तब तक आप डिक्टेट नहीं कर सकते। अब घरेलू स्थिति है अमेरिका की, वो बहुत एक्सप्लोसिव है। मैं डेलिबरेटली वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्सप्लोसिव, क्योंकि अमेरिकन ये मान के चल रहे हैं, कांग्रेसमैन भी ये पर्सन्स भी ये मान के चल रहे हैं कि ये क्वेगमाइर में फंसा दिया ट्रंप साहब ने। अब वो इस दलदल में तो फंस गए, अब निकलना उसके लिए, उनके लिए मुश्किल है। और इसीलिए मैं कई बार ये वर्ड यूज करता हूँ कि ट्रंप साहब है वो अब्बू जहाल के कुएं में फंस गए। अब वो निकले कैसे? निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इजराइल चाहता नहीं कि किसी भी हालत में निकले। अब उन्होंने एक रणनीति इजराइल और अमेरिका ने अडॉप्ट की है, जो जंग के दौरान की, कि ये जो वेस्ट एशियन कंट्री हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, ये सब मिलके ईरान के अगेंस्ट में लड़ें और इजराइल और अमेरिका पीछे रह के सपोर्ट करें। उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए। अब वो फिर यही प्रयास कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के कंट्री तैयार हों, जो ईरान के से आगे लड़ें, वो अमेरिका और इजराइल का बैटल लड़ें, जो असंभव है। बिल्कुल, ये तो होता हुआ दिख नहीं रहा दूर दूर तक। हाँ, कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो फिर आखिरकार होर्मुज का क्या होगा? हिमांशी जी क्या कह रही हैं आप इस पर? देखिए, मुझसे पहले जितने विचार रखे गए मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ, पक्ष विपक्ष सारा कुछ। देखिए, जब ब्लॉकेड लगती है तो मैं आपको भारत से एक एग्जाम्पल दूंगी कि अकबर ने जब ब्लॉकेड लगाई थी चित्तौड़गढ़ में या और भी किलों में, अल्टीमेटली देखिए ब्लॉकेड ऐसी होती है जिसकी वजह से जो भी किला होता है या देश होता है उसमें खाना पीना बाकी चीजों का संकट शुरू हो जाता है। एक समय तक आप जज्बे के साथ लड़ सकते हैं, एक समय तक आप आर्थिक प्रतिबंधों को झेल सकते हैं, एक समय तक आप जितनी हिम्मत है, बहादुरी है वो दिखा सकते हैं, लेकिन जब पेट में भूख लगती है उसके बाद बहुत सी चीजें धराशायी हो जाती है। जैसे माथुर सर ने भी बताया कि इकोनॉमिकली इस समय ईरान बहुत ही बुरे समय से, संकट से गुजर रहा है। देखिए, भले ही हम ये कहें कि अभी तक अमेरिका का 29 बिलियन डॉलर का खर्चा हो चुका है, 42 से ज्यादा उसके प्लेन गिर चुके हैं, बहुत सारी चीजें उसके नुकसान हुई है, उसमें महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका फिर भी इस चीज को सस्टेन कर पाएगा। देखिए, आज भी जब उनके यहाँ पे कांग्रेस में, सीनेट में जब ये जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद अगर हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स में भी जाते हैं, उसके बाद भी उनके राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो ये सारा जो भी खेल चल रहा है उसको वीटो कर सके। तो युद्ध को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है ये ट्रंप डिसाइड कर सकते हैं। और भले ही देखिए अब्बास अरागची साहब का बयान आता है कि हम युद्ध और संधि दोनों के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपके यहाँ से जो तेल लगातार चाइना जा रहा था, क्या वो जा पा रहा है? आपका बाकी बिजनेस था, क्या वो हो पा रहा है? आपने अगर टोल टैक्स लगाने का निर्णय ले लिया है, आपने एक पर्शियन गल्फ करके एसोसिएशन भी बना ली है, लेकिन क्या आपके पास अंदर जहाज आ पा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने बाहर ब्लॉकेड की हुई है। तो अगर प्रैक्टिकली हम चीजों को देखें तो जो युद्ध की विभीषिका है उसको अभी तक तो लोग सिर्फ तेल की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाले संकट में आर्थिक जो बम फटेगा
वो बहुत भयानक होगा। देखिए हमको अभी उसकी हीट दिखाई देने लग गई है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट हमको बोल रही है कि आप ऐसे करें ऐसे ना करें। और क्योंकि देखिए हमने तो बहुत बड़ा जो टाइम है कोविड का वो भी पार किया था, जिसमें कि हमने गाड़ियों का पूलिंग किया था या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया था, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। लेकिन आप देखिए अगर 140 करोड़ की जनता को एक लंबे समय के लिए सस्टेन करना है तो बहुत ज्यादा ऐसे हमें कदम उठाने होंगे जिससे हम चल पाए। अदरवाइज देखिए हम तो इतना प्लानिंग करके चलते हैं, हमारे पास ऑयल रिजर्व भी है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसा नहीं है। और इस समय अगर वो युद्ध झेलते हैं तो वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी खत्म हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई क्यों नहीं इनके साथ में सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है, लेकिन अगर अब इस समय जो युद्ध होगा तो अब इस समय हो सकता है पहला हमला ईरान कर दे, क्योंकि उसके जो ऑयल्स के जो वेल्स हैं उनमें कंटामिनेशन होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि उसने खुद ही अपने यहाँ पे खार वगैरह में तेल के कुओं में आग लगानी शुरू कर दी थी। अब अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो नहीं रहा है जिसमें ऑल आउट वॉर में जाके एक निर्णायक स्थिति आ जाए। अब ये जो अटके हुए हैं कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई ट्रॉफी वापस अपने देश को जाके दिखानी है कि अगर मैंने 2 महीने तक 3 महीने तक युद्ध किया, ब्लॉकेड किया, तो मैं क्या लेके आया ईरान से, तो उनके लिए ये दिखाना बहुत जरूरी है। और जैसे भी ये घड़ी टिक टिक कर रही है, चाहे पुतिन चाइना में जाके मिल लें और वो बिग ब्रदर या स्मॉल ब्रदर की तरह से एक दूसरे को दिखा दें, या जैसा सर कह रहे थे कि जो सर्बिया वाली 2 वाली जो ऑयल पाइपलाइन है उस तरह की बात हो जाए, या एक दूसरे को और भी एआई और रेयर अर्थ मिनरल चिप्स कोई भी बात हो जाए, लेकिन विवेक जी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है हॉर्मूज। अगर वो नहीं खुलती है और अगले 15-20 दिन तक उसका कोई निर्णय नहीं होता है, विश्व न सिर्फ मंदी की तरफ जाएगा बल्कि अगले 1-1.5 साल तक खाद्यान्नों का संकट होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आ नहीं रहे हैं, फर्टिलाइजर्स कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ पे देखिए गुजरात वगैरह में जितने भी सेरेमिक प्लांट्स थे वो बंद होने शुरू हो गए हैं। मैं तो अपने देश को ज्यादा जानती हूँ तो मैं उनकी बात अच्छे से कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसे कितने सारे देश हैं जैसे वेनेजुएला हो गया, जहां पर ऑलरेडी ट्रंप साहब ने पहले तबाही मचा दी थी। क्यूबा पे वो ऑलरेडी आंख गड़ा के बैठे हुए हैं। हर कोई डर रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। और भले ही अमेरिकन लोग नहीं चाहते कि वियतनाम जैसा, अफगानिस्तान जैसा कोई भी चीजें ऐसी ना हो, लेकिन जो अमेरिकन प्लेबुक है वो बहुत क्लियर है। जब तक उनके ऑब्जेक्टिव्स उनको हासिल नहीं होते हैं ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा और विश्व इसी तरह मंदी की तरफ जाता रहेगा। जी माथुर सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवेक, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। देखिए जब शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था बार बार कि जैसा किरोड़ी जी ने कहने की कोशिश की कि डेलीगेट, डिस्पर्स, डिसेंट्रलाइज, ये सब उन्होंने किया। ये सब करने की बात हो चुकी है। उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि समय ईरान के साथ है, और क्योंकि उन्होंने ये डेलीगेट, डिसेंट्रलाइज, डिस्पर्स वाली स्ट्रेटजी को अपना करके इस युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी कर रखी है, उससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अब इस ब्लॉकेड के बाद मुझे लगता है टेबल जो है वो टर्न हो चुकी है, और आज जो परिस्थिति है उसमें समय ईरान के खिलाफ है। जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, जितना लंबा ये ब्लॉकेड रहेगा, ईरान को उतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये वो जमाना विवेक चला गया कि आप ये कहें कि मैं राणा प्रताप की संतान हूं इसलिए घास की रोटी खा के जीऊंगा लेकिन लड़ाई करता रहूंगा। वो समय गया। अब आप देखेंगे कि वो जो घास की रोटी भी जब मिलनी बंद हो जाएगी तब वहां पर क्या हाल होता है। और ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर से आवाज आएगी। वो एक प्रमाण ऑलरेडी वहां से आ चुका है। एक सुन्नी पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि ईस्टर्न ईरान में हैं, जो कि सिस्तान बलूचिस्तान वाला इलाका है, वहां पर उन्होंने ये बात ऑलरेडी उन्होंने कहनी शुरू कर दी है कि आप अल्लाह को जाके क्या शक्ल दिखाएंगे कि आपने अपने देश को डेवास्टेट करवा दिया।
ये जो डेवस्टेशन हुआ है ना ईरान में, इसकी खबरें हमारे पास नहीं आ रही हैं। आप विवेक ये पता लगा सकते हैं कि कितने अंतर्राष्ट्रीय जो रिपोर्टर्स हैं वो ईरान जा पाए हैं और कितने बाकी जगह पर हैं। तो ये तमाम चीजें देखने की आवश्यकता है। और ये जो बात होती है कि मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन नहीं बातचीत के टेबल पर आऊंगा, ये इसकी वजह मैं आपको बताता हूं विवेक। ये एक ईरान जो है आज पूरी तरह से आईआरजीसी के गिरफ्त में है और टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। अमेरिका ने जो किया वो सही है या गलत है वो ईरान का, लेकिन वो आकर के एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को बाधित नहीं कर सकते। तो जो उन्होंने किया आकर के हॉर्मुज में, मेरे हिसाब से वो काफी गलत, बिल्कुल गलत है। और ये चीज दुनिया पहचान रही है। जब एक समय ऐसा आया था विवेक, जब काफी दुनिया के देश ईरान की तरफ से ईरान को की बात को समझ रहे थे, आज तमाम वो देश क्योंकि उनके ऊपर आर्थिक रूप से इस हॉर्मुज की वजह से संकट पड़ रहा है, वो इस बात को समझ रहे हैं। चाइना ने भी दबी जबान से, चाहे वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज को खुलना चाहिए। क्योंकि आपको बता रहा हूं, चाहे पहले स्टैटिस्टिक्स में दे चुका हूं, चाइना का 400 बिलियन के आसपास जो ट्रेड है वो पश्चिम एशिया से होता है। उसमें से ईरान का सिर्फ 30-32 बिलियन का शेयर है। उसके अलावा ये जो आज की तारीख में माथुर साहब दुनिया कह रही है कि भाई हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा, हॉर्मुज को खोलना, हॉर्मुज बंद कब था सर? हॉर्मुज तो कभी बंद था ही नहीं। हॉर्मुज फ्री वाटरवे था, हर कोई वहां से गुजर रहा था। ये तो सारा जो भसड़ है वो शुरू ही 28 तारीख के बाद हुआ। तो असली कल्प्रिट कौन है? इतना कहने में क्या जा रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात कल्प्रिट, मैंने यही कहा कि कल्प्रिट जो अमेरिका ने जो किया वो सही गलत उसको देखने की बात है, लेकिन जो ईरान ने किया वो भी मुझे लगता है गलत नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए उसको समझने की जरूरत है। एक बार इनके जब अली खामनेई थे, उनका जो डिफेंस एडवाइजर था, उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि भैया आपके ऊपर इतने हजार सैंक्शंस लगे हुए हैं, आप हॉर्मुज को क्यों नहीं बंद कर देते? तब उन्होंने इसका जवाब ये दिया था, शाहशमानी है उनका कुछ इस तरीके का नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो उन्होंने ये जवाब दिया था कि जब ईरान पर एग्जिस्टेंशियल खतरा आएगा तब हम इसको कुछ करेंगे। क्योंकि वो लोग इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं कि किसी भी स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को इस प्रकार से बाधित करने का अर्थ है। पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो समझते हैं। तो यही वजह थी, बिल्कुल हाँ, यही बात। मैं बस ये कह रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला ईरान लेगा अगर ईरान पर अटैक होगा। ये बात दुनिया का बच्चा जानता था, या आज भी जानता है कि ईरान ने बंद करना ही करना था, 100% बंद करना था। तो अगर जब ईरान ने हॉर्मुज बंद कर रहा था तो अमेरिका की पहले से तैयारी होनी चाहिए थी कि भैया हॉर्मुज बंद करेगा तो हॉर्मुज बंद करने के बाद हमारा अगला कदम क्या होगा, कि हम हॉर्मुज को कैसे सिक्योर रखेंगे। तो आपने या तो प्लान बी पर काम नहीं किया, आनंद फानन में आगे घुस गया आप ईरान में। कैप्टन श्याम कुमार जी, कैप्टन श्याम, इसी बात को समझने की जरूरत है। दर्शकों को आपके चैनल के थ्रू मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी ये कहते हैं कि अमेरिका, पहले तो ये मान के चलो किसको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही क्यों अमेरिका आया, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी, क्योंकि बड़ा मसला बन जाएगा फिर कि मोरल एथिक्स की बात हो जाती है। हम अब शुरू करते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, अमेरिका 28 को अटैक किया, उसके पहले भी 12 दिन का अटैक किया। और जो मिलिट्री एडवाइजर की बात मेजर जनरल माथुर कर रहे थे वो बहुत सही था कि एटॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे हम हॉर्मुज को। ये पता था जिस दिन कतार में अटैक हुआ था, 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी, बंद होने के बाद ट्रंप ने कहा हमने अपनी मिलिट्री माइट दिखा दी, जो हम कर सकते हैं नफांस जैसे जगहों पे वो कोई नहीं कर सकता। अमेरिका सुपर पावर है मिलिट्री कैपेबिलिटी में, और लड़ाई बंद कर दी। और तब एडमिरल ब्रैड कूपर को लाया अगस्त में, और फिर से 9 महीने के बाद आए। और आपको एक बात बता दूं, जब आप इजराइल और यूएई की बात कर रहे हो, ये कह रहे हो कि यूएई आगे नहीं आएगा, प्लीज, यूरो कमांड से इजराइल को निकाला गया 2021 और 22 में बाइडेन के द्वारा, और सेंट्रल कमांड का सदस्य बनाया गया। और 48 से ज्यादा मीटिंग इजराइल ने सेंट्रल कमांड में की, इंटीग्रेटेड ब्रीफिंग, सारी ब्रीफिंग, सारे टारगेट्स इजराइल को दिए गए, वहां पे डोम लगाया गया और यूएई को सशक्त बनाया गया। यही यूएई है जिसने 10 दिन पहले कहा
कि हम सेना के साथ तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम माइंस खोलने के लिए तैयार हैं। ये आज जो स्टेटमेंट आप सुन रहे हो ना कि हम नहीं लड़ना चाहते, ये ट्रंप का तरीका है बोलने का, ये उनका तरीका नहीं है। भले वो बोल दिया होगा इन्होंने, ध्यान रखिए इन बातों को, ये गलत बातें हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट किया, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई। प्लीज इसको समझिए, ये टाइम पासिंग है। सब लड़ेंगे, ये सब आएंगे, और ये पूरी प्लानिंग अभी नहीं हुई है। मैं फिर से बात करता हूं, इंटेंट बाइडेन का था, डेंट ट्रंप ने दिया है। अगर कोई दूसरा चीफ अमेरिका का प्रेसिडेंट आता तो बहुत कुछ इस तरह का ही करता, ये वो नहीं था। ये लॉर्ड ऑस्टिन की कहानी है, जो इसके पहले के सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। ये मैं रिपीट करके छोड़ देता हूं यहां पे, प्लीज समझिए। 4 सालों में जो हुआ है मिडिल ईस्ट में, जो उस गल्फ की खाड़ी में हुआ है और ओमान में जो कार्रवाई शुरू की गई है, जितनी एक्सरसाइजेस की गई हैं और जितनी तैयारी की गई है, ये 42 से ज्यादा देश इन्वॉल्व है उसमें। पीस कीपिंग मिशन कह लीजिए या अटैक पोस्चरिंग कह लीजिए। अब अटैक पोस्चरिंग वर्ल्ड को दिख रहा है, लेकिन पीस कीपिंग के आड़ में बहुत कुछ तैयारी की गई है। अंडर वाटर अदृश्य शक्तियां टेक्निकली काम कर रही हैं लगातार। अंधेरी रात में माइंस क्लियर किया जा रहे हैं लगातार। MS-60 हेलीकॉप्टर आ रहा है अब्राहम लिंकन से, डंकिंग करके रोबोट भेज के सोनार से माइंस को क्लियर कर रहा है। CTG-53 बहरीन से अपना काम कर रही है। किसी को पता नहीं लग रहा, जब 2 डिस्ट्रॉयर घुसते हैं और निकल जाते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है एज नेवल ऑफिसर, जब मैं उस एरिया को देखता हूं जहां मैं गया हूं, कि क्या दिखाया जा रहा है ये करके, आइए रास्ता बनाइए, ले जाइए। उन्हें पता था हॉर्मुज बंद किया जाएगा, पहले ही दिन ईरान ने बंद कर दिया हॉर्मुज, जैसे ही वॉर शुरू हुई। ये पता था अमेरिका को। अमेरिका ने नजरअंदाज किया, आंख बंद किया, 40 दिन का एनिहिलेशन किया, जिसको कहते हैं सॉफ्टनिंग द टारगेट। मैं उसको पूरे सॉफ्टनिंग द बीच कहता हूं। बीच को मैं पूरा ईरान मानता हूं। एक और बात कहता हूं, इजराइल को गल्फ के टारगेट नहीं दिए गए थे। जब भी उसने ईरान में गलती की, मारने की गल्फ में, रिप्रिमांड किया उसको ट्रंप ने, बोला तेहरान और अमेरिका और तेहरान और मिडिल तेहरान का देखो इलाका, कैस्पियन सी देखो तुम, इधर छोड़ देना, इधर हम लड़ेंगे और आगे भी हम लड़ेंगे। और वही ब्लॉकेट करके वो लड़ रहा है। अब स्लो वार कर दिया उसने। ये मत कहिए कि अमेरिका फंस गया, निकलना, मैं कभी नहीं मानता इसको, कभी नहीं मानता और नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने पूरे आकलन के साथ लगातार इस कहानी को कहा है और कोई चेंज नहीं है। करीब करीब वैसा ही चल रहा है जैसा मैं कह रहा हूं। मैं भी नहीं मानूंगा श्याम सर, मैं भी नहीं मानूंगा। मैं बार बार कहूंगा अमेरिका फंस गया यहां पर। कोई बात नहीं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मैं मानता हूं, मैंने जितनी स्टडी की है या मैंने जितने इस न्यूज को फॉलो किया है, आप अपने अनुभव प्लस स्टडी दोनों से कह रहे हैं। मैं स्टडी के लिहाज से कह रहा हूं, मुझे लग रहा है कि अमेरिका एक इस वक्त डाउन साइड में है। किरोड़ी सर क्या कह रहे हैं इस मामले में? फिर मैं हिमांशु जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक, जितना मेरा सेंस ऑफ हिस्ट्री है और रियलिस्टिक अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिक्स है, वो ये बताता है कि अमेरिका एक डिक्लाइन की साइड में है। क्योंकि राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स को हम देखें तो वो किस तरीके से होते हैं, लेकिन जब पहले के एम्पायर्स का राइज एंड फॉल होता था वो अलग था। आज की स्थिति में संप्रभु स्वतंत्र देश हैं और उनमें लड़ाई है। पहले एम्पायर्स की लड़ाई अलग होती थी। तो इस लड़ाई में अमेरिका देखिए बहुत ज़्यादा गेन करने वाला नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो दिखता है उससे चीज़ें ज़्यादा गहरी हैं। बैक चैनल क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस अलग अलग देशों की इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना क्या कर रहे हैं, ये अब आप और हमारे सामने नहीं आती है। मीडिया के सामने बहुत कम चीज़ें मीडिया के सामने आती हैं और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अभी भी अपनी एग्रेसर की इमेज नहीं बनाना चाहता। और जब 40 दिन के बाद अमेरिका ने कहा कि सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, अमेरिका ने किया, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। और ईरान ने कहा कि आप अगर सीज फायर करते हैं तो हमारी तरफ से सीज फायर है, हम तो एग्रेसर है ही नहीं, हम तो एग्रेसर कर ही नहीं रहे, रिटालिएट कर ही नहीं रहे। दूसरा, ईरान ने यह कहा कि हम हर टाइम पे टेबल पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई डिक्टेट करे कि मैंने ये 5 पॉइंट भेज दिए, इन पे एग्री हो जाओ, आप तो इन पे साइन कर दो, डिक्टेट कर रहे हैं हम, ये नहीं होता है। जब एग्रीमेंट होता है तो अमेरिका की जो स्टाइल है वो डिक्टेट करने वाली है। बातचीत के लिए जून में भी बातचीत हो रही थी,
फिर अभी फरवरी में भी बातचीत चल रही थी और ओमान का यह कहना है कि फाइनल स्टेज पे पहुंच गई थी। ईरान न्यूक्लियर जो अपना मिशन है उसको गिव अप करने के लिए एग्री हो गया था, लेकिन उस समय इजराइल ने किया, क्योंकि इजराइल का मिशन है वो बहुत बड़ा है और इजराइल की जो पॉलिटिकल प्रोबिलिटी है मेरे ख्याल से वो बिल्कुल नहीं है। ये तो मेरे सब साथी मानते होंगे कि उनकी कितनी प्रोबेटी है। वो सीज फायर गाजा में भी कर रखा है, लेबनान में भी कर रहा है और लगातार मार रहा है और वेस्ट बैंक में भी मार रहा है। तो इस तरह का नहीं होता है। ईरान की अभी भी अगर हम देखें तो प्रोबेटी है, पॉलिटिकल प्रोबेटी है। अगर बातचीत करेंगे ईरान तैयार है, बातचीत नहीं करेंगे जंग करेंगे उसके लिए भी ईरान तैयार है, तो क्लियर कट कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो दोबारा अभी ईरान गए हैं और जो ट्रंप का प्रपोजल है 5 पॉइंट का उसमें कुछ सहमति बनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत तो शुरू हो। और उसके अलावा चाइना और रशिया हैं, उनका जो मिशन है, उनकी जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो ये चाहते हैं कि जो एक हेलेंस्की अकॉर्ड्स हुए थे यूरोप में और जिसमें यूरोप में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, पीस लाए, जिसमें 35 देश सम्मिलित हुए, वैसा ही ये मिडिल ईस्ट के देश चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। और वो जो रशिया और चाइना कन्विंस करना चाहते हैं उससे ये जो वेस्ट एशियन गल्फ कंट्रीज हैं ये सब तैयार हो रहे हैं। वो अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। ब्रिक्स का दायरा भी तो बढ़ रहा है सर, ब्रिक्स का दायरा भी बढ़ रहा है, वो भी यूएस के लिए, यूएस डॉलर के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जब ब्रिक्स एक तरफ मजबूत हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर करके खुद को जो अलग थलग, अमेरिका को अलग थलग करने की स्थिति बनाई है, और उसके बाद ईरान वॉर छिड़ ली जिससे पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस, आज यूरोप परेशान है, अमेरिका की तरफ देख रहा है, एशिया परेशान है, अमेरिका की तरफ देख रहा है, मिडिल ईस्ट परेशान है, अमेरिका की तरफ देख रहा है। तो ये भी मुझे लगता है कि ब्रिक्स को बनाने में वो जैसे G4 या G5 की बात करते थे, ग्लोबल 5 जैसे यूएनएससी में 5 देशों की बात करते थे, अब मुझे लगता है ब्रिक्स की बात होगी जिससे अमेरिका के वर्चस्व की कहानी जो है उसका जो है डाउनफॉल वो देखा जाएगा। हिमांशी जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अमेरिका जो है वो इतना छोटा नहीं सोच रहा है जितना लोगों को लग रहा है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारा पैसा बहुत सालों से मिडिल ईस्ट में इन्वेस्ट किया है। देखिए, एयरफोर्स का अल उदैद एयरबेस है जहां उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी 5th फ्लीट बहरीन में बैठी हुई है और इतना पैसा जो उन्होंने लगाया है वो इसलिए नहीं लगाया था कि एक दिन ईरान से लड़ाई होगी और हम उसको पीट पाट के चले जाएंगे या हमारी जो गुत्थम गुत्था होगी उसमें एक पहलवान जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज सेंटकॉम जो है वो यहां से लेकर चाइना तक, भारत तक, पूरे पैसिफिक ओशियन तक चारों तरफ देख रही है, जिसमें कि रशिया भी शामिल है। तो ये गेम, विवेक, बहुत बड़ा है। आप देखिए ये जो अभी चल रहा है ना, जितना भी, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके बाद देखिए, चाहे बार बार एक धमकी और आ रही है ईरान की तरफ से कि हम सबमरीन केबल्स को काट देंगे या हम उसका टैक्स लेंगे। तो धमकियां एक तरफ, दूसरी तरफ चल रही हैं। दूसरा, रिपब्लिकन पार्टी जो है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर भी 2 फड़े हैं। एक है इंटरवेंशनिस्ट जो कि ये मानते हैं कि अमेरिका का प्रभुत्व न सिर्फ ईरान पे बल्कि पूरी दुनिया पे होना चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, जिनका ये मानना है कि अगर अमेरिका युद्ध में उलझता है कहीं पे भी, या इस तरह की जो फ्लीट्स वगैरह रहती हैं, उससे अमेरिकी लोगों का पैसा बर्बाद होता है। लेकिन आज सुबह जब वोटिंग हुई है उसमें भी हमने क्या देखा कि डिस्पाइट कि सीनेट में 3-4 लोग इधर चले गए और थोड़ा सा हमें लगा कि शायद से जो ये इनका प्रस्ताव है वो गिर जाएगा, उसके बावजूद पावर तो, जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है और अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले निर्णय नहीं लेते हैं। पेंटागन ने एक पूरी प्लेबुक रखी हुई है, उस प्लेबुक के हिसाब से वो हर एक देश में इंटरफेयर करते हैं। CIA न सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करती है, वो सरकारें गिराती और बनाती है, जो हमने आसपास अपने देखिए, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, हमने हर जगह देखा है। और ईरान में ठीक है, उनकी कुछ मिसकैलकुलेशंस हुई हैं, लेकिन उन्होंने जो बाहर नाकेबंदी की है हॉर्मुज की, ये उस मिसकैलकुलेशन को ठीक करने का उनका एक तरीका था। क्योंकि हॉर्मुज का देखिए धमकी बार बार ईरान दे रहा था, तो ईरान ने ऐसा नहीं कि इस चीज को पढ़ा नहीं था, लेकिन जब उनका ये पासा जो है थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो अब वो अंडर सी केबल्स को काटने की बात कर रहे हैं। तो जो
टक्कर जो है वो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो चींटी और हाथी की टक्कर है या बराबर की टक्कर है। टक्कर ऐसा नहीं है, टक्कर ऐसी चल रही है कि एक जो है वो जज्बा की बात कर रहा है, जिसके साथ 3-4 वो खड़े हुए हैं, जैसे रशिया खड़ा हो गया, चाइना खड़ा हो गया। लेकिन आप देखिए जब पुतिन साहब आए हैं तो रशिया और चीन के संबंधों में जो गर्मजोशी दिखाई गई है वो अलग तरह से दिखाई गई है। और डोनाल्ड ट्रंप को शटअप कॉल दे दिया था ताइवान को लेकर और उनके सुर बदल गए थे। तो देखिए ये ऐसा शह और मार, जैसे चेस खेल रहे हैं ना वैसे चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे भी जब चाइनीज आते हैं, माथुर सर इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब चाइनीज बॉर्डर पे आते हैं तो क्विड प्रो क्वो चलता है। वो कहीं आके बैठते हैं, फिर हम कहीं और बैठ के चले जाते हैं, फिर हमारी बातचीत होती है, फिर हम पीछे आते हैं। उस तरह का गेम चल रहा है विवेक, जिसको जहां जो चीज उसको लग रहा है कि जिसपे वो भारी पड़ सकता है वो उस पे भारी पड़ रहा है। लेकिन आर्थिक स्थिति में इस समय ईरान पिछड़ता हुआ दिख रहा है। तो अब जाहिर सी बात है 79 से सैंक्शन है, बहुत चैलेंजेस रहे हैं ईरान के पास, तो ईरान आर्थिक मामलों में पिछड़ेगा। लेकिन कोई हौसले से लड़े, कोई जज्बे से लड़े, सब लड़े। अगर आप लड़ना ही चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। अब तेल से ना लड़े, तेल दुनिया के लिए खोल दें और हमें राहत की सांस लेने दें, हम कम से कम चैन की बंसी बजाएं। उसके बाद जितनी मार कुटाई करनी है, जितना मारपीट करना है, जितना लड़ना है, जितना लोहा लेना है, सब ले लो, कर लो अपना अपना अंत, अपनी अपनी खुदकुशी कर लो, लेकिन दुनिया को माफ करो, दुनिया को चैन से जीने दो। कम से कम ये एक पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फॉर लौट में देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।